Good morning, students. This is Rushali Singh. Welcome to online class, students. In today's class, we will continue our chapter Business Services. In our previous class, we have talked about types of deposit accounts. Now we will talk about types of banks. First of all, there is commercial bank. Commercial banks are institutions dealing in money. These are governed by Indian Banking Regulation Act 1949, and according to its banking means accepting deposits of the money from the public for the purpose of lending or investment. There are two types of commercial bank, public sector and private sector banks. कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं. इनका रेगुलेशन किससे होता है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का. कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं और हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर स्टेक. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयरिंग रहती है, गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा उसके पास शेयर रहते हैं, ज़्यादा उसके पास स्टेक्स रहते हैं. एंड दे यूजुअली नीड टू एम्फेसिस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव्स देन ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी. पब्लिक सेक्टर का बैंक है तो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वेलफेयर को लेके होती हैं और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए होती हैं. उनका मेन मोटो प्रॉफिट नहीं होता है. तो यही हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ भी केस है. Private sector banks are owned, managed and governed, controlled by private promoters and they are free to operate as per market forces. हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो फ्री होते हैं ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए. वो खुद से प्रॉफिट को लेके चल सकते हैं और प्राइवेट ओन्ड होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करें. वो अपने प्राइवेट जो एम्स और मोटो है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है उसे कैरी आउट कर सकते हैं. SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे इलाहाबाद बैंक, ये सब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल हैं. वहीं ICICI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सारे बैंक जो हैं ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ cooperative banks. Cooperative banks are governed by the provisions of State Cooperative Societies Act and meant essentially for providing cheap credit to their members. It is an important source of rural credit, that is agriculture financing in India. Cooperative banks रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं. ये बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट देते हैं लोगों को. नेक्स्ट इज़ specialized bank. Specialized bank are foreign exchange banks, industrial banks, development banks, export import banks, catering to specific need of these unique activities. These banks provide financial aid to industries, heavy turnkey projects and foreign trade. जैसे ऐसे लिखा है, इंडस्ट्रियल बैंक है तो इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट बैंक है तो डेवलपमेंटल वर्क के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो लोन प्रोवाइड कराएंगे. जैसा उनका नाम है उसी हिसाब से वो अपने एम को पूरा करते हैं, अपने फीचर को कैरी आउट करते हैं. नेक्स्ट इज़ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के बारे में हम सबको पता है कि वो बैंकर्स बैंक होता है, वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है और हमें क्या देता है, हमें इशू करता है, वो हम नोट्स इशू करता है कंट्री के. हमारे यहाँ RBI जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. नाउ द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. द फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ deposit on the basis of the loan operation since bank are both borrower and lender of the money. बैंक जो होते हैं मनी डिपॉजिट करते हैं वो बोरोवर भी होते हैं और लेंडर भी होते हैं. वो पैसा लेते भी हैं और पैसे देते भी हैं. एज बोरोवर दे पे इंटरेस्ट एंड एज लेंडर दे ग्रांट लोन एंड गेट इंटरेस्ट. These deposit are generally taken through current account, saving account, fixed account. ये सब हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. Next is lending of funds. The second major activity of commercial bank is to provide loans and advances out of the money received through deposits.
जो भी डिपॉजिट रिसीव होता है उसका कुछ पोर्शन निकाल के बैंक सारा लोन पे दे देते हैं और उस लोन से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। और डिफरेंट सर्विसेज हमारे जो है लेंडिंग जो हम फंड्स करते हैं उसके थ्रू बैंक हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। द फर्स्ट इज़ बैंक ड्राफ्ट। नाउ व्हाट इज़ बैंक ड्राफ्ट? It is a check drawn by one bank against fund deposited into its account at another bank, authorizing the second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft. It is a financial instrument through which money can be remitted from one person to another. A bank draft can be obtained from a bank after depositing the required amount in the bank. The bank also charges some commission for issuing bank draft. Now what is bank draft? बैंक ड्राफ्ट सिंपली बैंक आपको एक चेक के फॉर्म में होगा वो बैंक आपको लिख के देगा उसको और आप दूसरे बैंक में जाके जहाँ पे उस बैंक ए का अकाउंट है वहाँ जाके वो चेक लगाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सुविधा के जो ये बैंक प्रोवाइड कराते हैं इसके लिए बैंक कमीशन भी लेते हैं। बैंक ए है, बैंक बी है, तो बैंक ए क्या करेगा, वो बैंक ड्राफ्ट बनाएगा और जो बैंक बी के नाम मतलब जो बैंक बी में उसका अकाउंट है वहाँ बैंक बी को वो बोलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको आप पैसे पे कर दीजिए। इसके लिए बैंक क्या करेगा, बैंक जो है आपसे कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा। देन देयर इज़ बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या होता है? बैंकर चेक्स होता है कि आप दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो हैवी अमाउंट लेके नहीं चल पाते, तो वहाँ पे बैंकर्स चेक काम आता है। सच ऑर्डर्स आर नॉर्मली एक्नॉलेज्ड बाय बैंक विच प्रोवाइड अ गारंटी दैट द पेमेंट विल बी मेड। It is a kind of bank draft which is payable within the town, so it can be called a local bank draft. The commission charge on pay order is less than that on the bank draft. यहाँ पे कमीशन जो होता है वो बैंक ड्राफ्ट से कम चार्ज किया जाता है। और बैंकर्स चेक का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट है, आप लिख के देंगे और आप दूसरी जगह जाके उस डॉक्यूमेंट को दे देंगे, तो बैंक जो होगा वो लाइबल हो जाएगा उस पर्सन को पैसे पे करने के लिए। देन देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है आप उससे कुछ एक्सीड करके करंट अकाउंट में जितना आपके बैलेंस है उससे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी बैंक आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट में बोरोवर को एक लिमिट तक, जो आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देखते हैं कि आपकी लिमिट रहेगी 30,000, 50,000, 1,00,000 तक की, उतने तक का आप पैसा खर्चा कर सकते हैं और बाद में विद इंटरेस्ट बैंक आपसे वो पैसा लेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म ये सारे लोन्स बैंक प्रोवाइड कराते हैं। चेक फैसिलिटी हमने देखी कि बैंक जो है चेक लिख देता है। चेक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जिसमें आपने बियरर्स चेक भी देखा, ओके। और क्रॉस चेक विच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पेई अकाउंट, कि जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसके अकाउंट में ही क्रॉस चेक लगेगा। नाउ देयर इज़ रेमिटेंस ऑफ फंड। Another silent function of commercial bank is of providing the facility of fund transfer from one place to another on account of interconnectivity of branches. The transfer of fund is administrated by using bank draft, जिसकी हमने बात की थी। Pay order or small transfer on minimum commission charges. The bank issue a draft for the amount on its own branches at other places or other banks at those places. The payee can present the draft as the drawee bank as his place and collect the amount. कि बैंक ए है हमारा, बैंक बी है, बैंक ए लिख के देगा आपको, बैंक ड्राफ्ट देगा और आप बैंक बी में जाके वो पैसा ले सकते हैं। नाउ एलाइड सर्विसेज क्या मिलती है? इन एडिशन टू अबव फंक्शंस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड एलाइड सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट्स, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विसेज। बिल पेमेंट्स का तो हम समझ गए। लॉकर फैसिलिटी भी आप जानते होंगे कि आप जाके लॉकर में अपने वैल्यूएबल एलिमेंट्स, गहने हो गए, ज्वेलरी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपके घर के कागज़, ज़मीन के कागज़, ये सब आप रख सकते हैं बैंक में। नाउ देयर इज़ another thing that is called e-banking.
E-banking signifies internet banking. Now what is this? E-banking के थ्रू आज जो हमारा एक बैंकिंग सिस्टम है उसे इंसान कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। इसने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया है, ट्रेड को बढ़ावा दिया है और लोकल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसको बढ़ावा दिया है, स्मॉल बिजनेसेस को और ज़्यादा फ्लरिश करने में हेल्प की है। The growth of internet and e-commerce is dramatically changing everyday's life. With the World Wide Web and e-commerce transferring the world into a digital global village, the latest wave in information technology is internet banking. It is a part of virtual banking and another delivery channel for customer. In simple words, internet banking means any user with a PC and a browser get connected to the bank website to perform any of the virtual banking function. अब बैंक क्या करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, ई बैंकिंग आ गई है, तो इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं। आपको बैंक में जाके लाइन लगाने के लिए आप लाइन लगा के आप बैलेंस को आपको नहीं पता करना पड़ेगा। आपको अपना पासबुक मेंटेन करके आपको ट्रांजैक्शंस नहीं पता करने पड़ेंगे। या तो आप एटीएम पे भी जाके ये काम कर सकते हैं, नहीं तो आप मिनी स्टेटमेंट अपने फ़ोन पे देख सकते हैं या फिर लैपटॉप पे या कहीं से भी जो आप इंटरनेट पे उसको चेक कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ई बैंकिंग के? ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल पेमेंट में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पेमेंट हुई है, कहाँ हुई है, सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। 24/7 सर्विसेज आपको मिलेंगी 365 डेज़ इन अ ईयर। संडे है, मंडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तभी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। ये सारी सुविधा, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप बैंक से रिलेटेड कैरी आउट कर सकते हैं। कन्वीनियंस है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप फ़ोन पे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड डेली टू डेली टाइम टू टाइम आपको शो होते रहते हैं कि आपने इतने बजे ये ट्रांजैक्शन किया, इतने बजे ये ट्रांजैक्शन किया। अनलिमिटेड एक्सेस, कोई भी चीज़ रुकी नहीं हुई, आपको ब्रांच जाके कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। इंटरनेट बैंकिंग होने की वजह से आप बैंक से तरह तरह की सर्विसेज फ़ोन पे ही ले सकते हो। लेस रिस्क है, रिस्क लेस है क्योंकि आप कहीं जाइए, पैसे जमा करिए तो रिस्क है, आप घर से निकले हो सकता है आपके पैसे चोरी हो जाए। बट इंटरनेट से अगर आप प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये रिस्क फ्री है, ट्रैवल नहीं, आपको कैश लेके इधर से उधर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर बेनिफिट्स टू बैंक? कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं बैंक को। बैंक जो है क्या बोलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो प्रोवाइड कराएगा कस्टमर उसकी तरफ ही जाएगा। बैंक्स को ये सारे बेनिफिट्स हैं। अनलिमिटेड नेटवर्क है। E-banking provide unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. Any PC connected to a modem and a telephone can provide cash withdrawal need of the customer. Reduce load on branches. Branches पे भी load अब कम हो गए हैं. Now we will discuss different things, different digital payment और e-banking services. First is debit card. डेबिट कार्ड हम सबको पता है क्या होता है कि बैंक आपको कार्ड इशू करेगा, उस कार्ड की हेल्प से आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने पैसे को कहीं पे भी जाके स्वाइप करके सामान खरीद सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ फैसिलिटी offered to account holder to make payment up to the amount of credit balance in their account. जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उतना अमाउंट का आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू बैंक कंप्यूटर। जहाँ पे ये सेल हो रहा होता है, जहाँ पे शॉप्स होते हैं जिनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिस पे आप कार्ड स्वाइप करके पैसे देते हैं, वो बैंक से जुड़े होते हैं। When the customer presents the debit card, the point of sale terminal automatically transfer money from customer account to the store's account.
जैसे ही कस्टमर वहाँ पे डेबिट कार्ड स्वाइप करता है तो कस्टमर के बैंक अकाउंट से स्टोर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन पे देयर बिल बाई अटैचिंग देयर पर्सनल कंप्यूटर विद द बैंक्स कंप्यूटर। द बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट टू द बिलर्स अकाउंट व्हेन द कस्टमर टाइप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे आप उसमें मशीन में अपनी डिटेल्स डालते हैं, कस्टमर के अकाउंट से जो है वो बैंक जो स्टोर है, स्टोर का जो मालिक है उसका जो अकाउंट है या स्टोर का जो अकाउंट है बैंक में, उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का है कि एक फ़िक्स्ड लिमिट आपकी रहेगी, उस फिक्स लिमिट तक आप पैसे का पेमेंट कर सकते हो और बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ उस पैसे लौटाने होंगे बैंक को। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। आपके पास बैलेंस नहीं तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। इट इनेबल द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू अ फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। क्रेडिट वर्दीनेस की मतलब आपके ऊपर जितना भरोसा होगा बैंक को, जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट होगी। क्रेडिट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ कैश। एक तरह से बैंक आपको लोन दे रहा है। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड विद द सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द ओनर। एक प्लास्टिक डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ये सब प्लास्टिक मनी है, क्योंकि कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक का होता है और वो मनी की जगह पे हेल्प करता है, मतलब मनी की जगह आप उसे यूज़ करते हैं, इसलिए इसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ इशूइंग बैंक एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ दी कार्ड। कार्ड पे क्या नाम होता है, जो कस्टमर होता है इसका, बैंक का नाम होगा, वैलिडिटी पीरियड रहता है और एक दो जगह कोड्स वगैरह रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट मेथड इज़ नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अंडर दिस द फंड इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक, डिपॉजिटिंग चेक एक्सेट्रा। चेक लिखना, चेक ड्रॉ करना या चेक डिपॉजिट करना, ये सब झंझटों से कस्टमर्स बच जाते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS is that RTGS is on gross settlement basis whereas NEFT is net settlement basis। अभी हम इसके बारे में और समझेंगे। The minimum transaction value of RTGS is 2 lakh whereas minimum value of NEFT is more, मतलब आप जो है there is no minimum value of for NEFT। RTGS अगर आप कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है, मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए, लेकिन नेफ्ट की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS की फैसिलिटीज़ 72,000 ब्रांचेज़ में हैं, वेयर एज नेफ्ट की फैसिलिटीज़ 75,000 ब्रांचेज़ में हैं बैंक्स में। नाउ व्हाट इज़ RTGS? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है और नेफ्ट हमारा नेट सेटलमेंट है। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। कुछ भी वेट नहीं करना होता है, तुरंत पैसे का ट्रांसफ़र शो हो जाएगा। क्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज सेटल ऑन 1-to-1 basis without punching or netting them to any other transaction. One process, payment are final and irrevocable. RTGS are fund transfer system where transfer of money or securities take place from one bank to another bank on a real time and on gross basis. Real time का मतलब है कि तुरंत काम हो रहा है। अगर आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दिया तो वेट नहीं होगा, तुरंत वो आपने इधर से पैसे ट्रांसफ़र किए, उधर पैसे आए, दूसरे के अकाउंट में शो हो जाएंगे। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि तुरंत वो चीज़ शो होने लगेगी। फीचर्स क्या है RTGS के? दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाई RBI। देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। द RBI मेक एडजस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक। मनी का कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं।
आप एक दूसरे से पैसे का लेन देन नहीं कर रहे हो, बस आपके अकाउंट्स में दिखा दिया जाएगा कि इसके अकाउंट में से इतने पैसे कम हो गए और उसके अकाउंट में इतने पैसे बढ़ गए। द आरटीजीएस सिस्टम इज सूटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ज़्यादा अमाउंट का जब ट्रांजैक्शन होता है तो आरटीजीएस की हेल्प ली जाती है। आरटीजीएस का अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं वो जो है 2 लाख रुपए से ऊपर रहेगा, तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं। द पेमेंट इज sorry, the payment is taken as final और and irrevocable, मतलब वापस नहीं आ सकता, फाइनल पेमेंट हो जाता है। द फी ऑफ RTGS वेराई फ्रॉम बैंक टू बैंक। RBI है फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फ़ी। जो फ़ी है RTGS की वो बैंक टू बैंक डिफ़र करती है और RBI जो है उसने जो अपर लिमिट है फ़ी की वो फिक्स की हुई है। To use RTGS, the banks must use core banking. Core banking bank are assigned an 11-digit code. कुछ कोड्स होते हैं जिससे जो कोर बैंकिंग बैंक्स को ही मिलते हैं, वो यूज़ होता है RTGS में। Now there is automatic teller machine. ATM का काम तो हम सब जानते हैं। Then there is e-cash and digital cash. It is a new concept of online payment system. E-cash is used over internet, email or personal computer on mobile. The digital cash work is similar to that of electronic fund transfer done between the banks. The user must have e-cash software program, example Paytm or Bheem etc. and e-cash bank accounts from where e-cash can be withdrawn or deposited. ये जो हमारे डिजिटल कैश होते हैं, वॉलेट्स वाले होते हैं, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, हम यूज़ करते हैं यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब हमारे ई कैश का फॉर्म शो करते हैं। नाउ दिस इज़ अ चार्ट जहाँ पे अब ट्रांजैक्शन 2 हो गए हमारे गुड्स और सर्विसेज के, मोड ऑफ पेमेंट भी 2 हो गए हमारे, फिर कैश के और डिजिटल के। डिजिटल में भी 2 हो गए, एक प्लास्टिक कार्ड हो गया जो डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, फिर हमारा एक ई बैंकिंग हो गया, उसमें USDT में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। पॉइंट ऑफ सेल, AEPS, UPI, माइक्रो ATM, भीम, मोबाइल वॉलेट्स, प्रीपेड कार्ड एक्सेट्रा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंश्योरेंस. Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurers agree to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. This agreement or contract is in writing and known as insurance policy. इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस सर्विस में सबसे पहले है इंश्योरर। इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस कंपनी जो होगी उससे हम इंश्योरर बोलेंगे। एक कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी जो कुछ प्रीमियम के बदले में पर्टिकुलर अपने कस्टमर को कंपनसेशन देगी जब उसके साथ कोई लॉस हो जाएगा। नाउ देयर इज़ इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? इट इज़ द इंडिविजुअल और द फर्म हु गेट कंपनसेशन ऑफ लॉस। कोई इंडिविजुअल या फर्म जिसे कंपनसेशन मिलेगा जब उसके यहाँ कोई लॉस हो जाएगा। इंश्योर्ड पे रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, लेकिन जो इंश्योर्ड होगा उसे रेगुलर इंटरवल पे प्रीमियम देना होगा। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी और द काइंड ऑफ लॉसेस covered under the policy. For example, in fire insurance, the loss is compensated only if it is due to fire. Happening of the event का मतलब है कि वो चीज़ जिसके लिए आपको इंश्योरेंस मिल रही है। अगर आपको फ्लड से इंश्योरेंस मिल रही है तो फ्लड हैपनिंग ऑफ द इवेंट है। अगर आपको आग से इंश्योरेंस मिल रही है तो आग हमारा हैपनिंग ऑफ द इवेंट है। अगर आग की वजह से आपके यहाँ कोई नुकसान होता है तो इंश्योरर जो होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो आपका लॉस कवर करेगी। नाउ व्हाट इज़ प्रीमियम? प्रीमियम एक अमाउंट होता है जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। ये पूरा सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर एनुअली आपसे कुछ प्रीमियम लेगी, मतलब कुछ अमाउंट लेगी, कुछ पैसे लेगी, और उसके बदले
आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, या आप बोल सकते हैं कि लॉसेस हैं, रिस्क है, उसके बदले आपको कंपनसेशन देगी। अगर आपको थेफ्ट के लिए उसने इंश्योरेंस दिया है, तो अगर आपके यहाँ चोरी से नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपको पैसे देगी कि आपका लॉस कवर हो जाए। इंश्योरेंस is a device for transfer of risk of individuals to an insurer who agree for a consideration called the premium to assume to a specific extent loss suffered by the insured। ये एक ट्रांसफ़र होता है, अमाउंट आप तो इंश्योरर को दे देते हैं, वो लॉस होने पर, आपके साथ कोई इवेंट हो जाता है, वो होने पे आपका लॉस को कंपनसेट कर देता है, आपको अपने पिछले वाले फाइनेंशियल पोजीशन पे वो लाने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, द पेमेंट being made from the accumulated contribution of all parties participating in the scheme। जो इंश्योरेंस पॉलिसी जिन्होंने ली होगी उन्हें कंपनसेशन मिलेगा अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो। Fundamental principle of insurance. The basic principle of insurance is that an individual or a business concern choose to spend a definitely known sum in place of a possible huge amount involved in a indefinite future loss। कि आप कुछ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इंश्योरेंस में लगा देते हैं ताकि आपका लॉस कंपनसेट हो सके, इसके बजाय कि फ्यूचर में जब आपका बहुत बड़ा लॉस होगा तो उसमें आप पैसे खर्चा करें। Thus, insurance is a substitution of smaller periodic payment for risk of large possible loss। लार्ज पॉसिबल लॉस की मतलब लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि आप फ्लड में आपका सामान ख़राब हो सकता है, तो आप सोचते हैं कि बाद में ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बजाय हम अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह लगाएं ताकि अगर आगे चल के अगर लॉस हो जाता है तो मेरा लॉस कवर हो जाए। द लॉस ऑफ रिस्क स्टिल रिमेन बट द लॉस इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर एक्सपोज टू द सेम रिस्क। लॉस अभी भी रहता है, रिस्क अभी भी रहता है, लेकिन लॉस जो है वो स्प्रेड हो जाता है, पॉलिसी होल्डर्स रहते हैं उन सब में। द प्रीमियम पेड बाई देम आर पूल्ड आउट ऑफ विच द लॉस सस्टेन बाई एनी पॉलिसी होल्डर इज़ कंपनसेटेड। एक्चुअली क्या होता है कि अगर 10 लोगों ने लॉस के लिए लिया है इंश्योरेंस, तो 10 हो जो हैं उनके साथ तो हैपनिंग ऑफ इवेंट तो होगा नहीं कि उनके सब, ज़रूरी थोड़ी ना कि सबके साथ प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर किसी एक के साथ प्रॉब्लम आई है और सब ने पैसे जमा किए हैं, सब ने पॉलिसी ली है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो सब पैसा मिला के आपको दे देगी। Thus रिस्क आर शेयर्ड विद अदर्स। तो यहाँ पे रिस्क दूसरों के साथ शेयर हो गया। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स द इंश्योरर नो द प्रोबेबल लॉसेस कॉज्ड बाई ईच टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाई इंश्योरेंस कंपनी। कि कंपनी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से जान जाती है कि लॉसेस कितने हो सकते हैं और किस एक्सटेंट तक हो सकते हैं। इसीलिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कंपनी आपका पूरा हेल्थ चेकअप करती है और एक 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में ही वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है, उसके बाद नहीं देती, क्योंकि उसके बाद पता है कि ओल्ड एज में हेल्थ की प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। तो कंपनी भी एक्सपीरियंस को देखते हुए चीज़ों को, आप अगर व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं तो पहले आके इंश्योरेंस कंपनी का पर्सन आपके व्हीकल को पूरा चेक करता है कि उसमें कहीं पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती है। कंपनी चाहती है कि अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो उसके लिए एक इनकम हो। अगर ढेर सारे लोगों का वो इंश्योरेंस कर रहे हैं तो किसी एक के साथ ही प्रॉब्लम आए, सबके साथ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो जाएगा। इंश्योरेंस देयरफॉर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू सेफगार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। Ideally, insurance is defined as the equitable transfer of risk of the potential loss from one entity to another in the exchange for reasonable fee. Insurance company therefore is an association, corporation
or an organization engage in the business of paying all legitimate claims that may arise in exchange for a fee known as premium. Insurance is a social device in which a group of individuals transfer risk to another party in order to combine loss experience which provide for payment of losses from funds contributed by all members. Insurance is meant to protect the insured against certain event which may cause disadvantage to him. फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है? प्रोवाइड सर्टेनिटी. ऑब्वियसली आपने इंश्योरेंस लिया तो आप सर्टन रहेंगे कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से काम कर सकेंगे. प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, आपका रिस्क कवर हो रहा है, रिस्क आपकी शेयरिंग भी हो जा रही है. असिस्टेंस इन कैपिटल फॉर्मेशन. The accumulated fund of the insurance received by the way of premium payments made by insured are investment in various income generating schemes. Now, there are various principles of insurance. We will see that in our next class. Thank you, class.